हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य दिसंबर 2024 के लिए हम जो यूनिट 6 हिंदी उपन्यास को लेकर चल रहे थे, तो इसमें हमने शेखर एक जीवनी उपन्यास कर लिया है। आज हमारा जो उपन्यास है वह है आपका बंटी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम आपका बंटी से जुड़े हुए तथ्य और उससे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उन सब का विस्तृत में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपका बंटी जो हमारा उपन्यास है, ये मन्नू मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, मन्नू भंडारी जी द्वारा। और इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो आपका बंटी का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1971 है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो भी विधा है उसका प्रकाशन वर्ष अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि प्रकाशन वर्ष इनमें से 3 या 4 उपन्यास आपको दे देगा और बोलेगा कि इनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाइए, तो आपको प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। ठीक, तो जो आपका बंटी उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष 1971 है। ठीक दोस्तों, हम उपन्यास पर चलने से पहले एक दो बिंदु जो मन्नू भंडारी जी के बारे में है तो उसे हम देखें कि मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में संयुक्त मारवाड़ी परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि उनका नाम महेंद्र कुमारी था। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ भी है। और दोस्तों, ये मन्नू भंडारी जी हमारे लिए इस उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी जो जीवनी है, वो इनकी आत्मकथा है, वो हमारे सिलेबस में लगी हुई है अन्य गद्य विधा में। तो इसलिए ये आप ध्यान रखिए कि इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी है। घर परिवार के लोग उन्हें लाड से मन्नू भंडारी कहकर पुकारते थे, यही नाम उन्होंने आजीवन अपनाया। ठीक, नेक्स्ट बिंदु है कि मन्नू भंडारी ने अपनी सृजन प्रतिभा के बूते आधुनिक हिंदी कथाकारों के मध्य एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उनकी रचनाओं में नारियां अपने-अपने तरीके से संघर्ष करती दिखाई पड़ती हैं। ठीक है? यानी मन्नू भंडारी की अगर आप कथा साहित्य की बात करोगे तो उसमें उन्होंने जो मुख्य रूप से अपने कथा साहित्य में लक्ष्य किया है, तो वो महिलाओं को लेकर किया है, महिलाओं की स्थितियों को लेकर किया हुआ है। ठीक? अब नेक्स्ट देखिए, प्रमुख उपन्यासों की बात करें मन्नू भंडारी जी के की, तो उनका सबसे पहला जो उपन्यास है वो यही है, आपका बंटी, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ। फिर जो उनका उपन्यास है वह है महाभोज। ठीक है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इसका जब जो महाभोज उपन्यास है, इसका जब रूपांतरण नाटक में किया गया, तो वो नाटक हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1989। फिर जो उनका तीसरा उपन्यास है वह है स्वामी, जिसका प्रकाशन वर्ष 2003 है। ठीक है दोस्तों, एक इनका उपन्यास और जोड़ा जाता है जो एक इंच मुस्कान है। ये आप ध्यान रखना, जो एक इंच मुस्कान है वह मन्नू भंडारी जी और जो इनके पति हैं राजेंद्र यादव, तो उन्होंने आपस में सहलेखन में ये उपन्यास लिखा हुआ था। ठीक, अब हम बात करते हैं जो आपका बंटी उपन्यास है इसके ऊपर। ठीक, तो सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष हमने देखा कि इसका प्रकाशन वर्ष 1971 है। जो आपका बंटी उपन्यास है यह 16 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, यानी जो आपके बंटी उपन्यास की जो कथा है वो 16 अध्याय में है। नेक्स्ट बिंदु है कि आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर लिखा है। बाल मनोविज्ञान पर लिखा एक बहुचर्चित और कालजयी उपन्यास है। यानी आपका बंटी है, उसमें आपको बाल मनोविज्ञान देखने को मिलेगा और बाल मनोविज्ञान वो किस प्रकार से, तो वो बंटी के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। उपन्यास में कलकत्ते से उपन्यास में कलकत्ते से पास ही बांकुरा जगह का जिक्र होता है। यानी उपन्यास में एक जगह का जिक्र आया है, वो है बांकुरा जगह। तो उसका जब हम भूमिका पढ़ेंगे तो भूमिका में इस जगह का जिक्र आया हुआ है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं पात्र परिचय की। तो पात्र परिचय में हम देखें तो सबसे पहले है अजय। ठीक है, अजय बत्रा। तो अजय बत्रा कौन है? तो अजय बत्रा सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि डिविजनल मैनेजर है। ठीक है, डिविजनल डिविजिनल मैनेजर मैनेजर हैं और ये बंटी के पिता हैं। ठीक है, कलकत्ता में रहते हैं। ठीक है, यानी जब उपन्यास में दिखाया गया है तब ये कलकत्ता में रह रहे हैं। फिर है नंबर 2 पे सगुन। सगुन कौन है? तो वो अजय की पत्नी है और बंटी की माँ है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंसिपल हैं, यानी ये एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। ठीक, नंबर 3 है बंटी। ठीक है, बंटी का जो सही नाम है, यानी जो असली नाम है, वो है उसका अरूप बत्रा। अजय वो सगुन का बेटा है बंटी। तो अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि जो अजय और सगुन ये आपस में पति-पत्नी हैं और बंटी उनका पुत्र है। ठीक है?
अब नेक्स्ट जो पात्र है हमारा वह है फूफी। ठीक, फूफी कौन है? तो शगुन के यहाँ काम करने वाली है, यानी ये शगुन के यहाँ पर एक नौकरानी के रूप में जो काम करती हैं वो शगुन है, रसोईया भी संभालती हैं। बाद में हरिद्वार की तीर्थ पर चली जाती हैं। जब जो शगुन है जब वो डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती हैं तो उसके बाद जो फूफी हैं वो हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर चली जाती हैं। फिर जो नेक्स्ट पात्र है हमारा वह है मीरा। तो मीरा कौन है? तो अजय की दूसरी पत्नी है। ठीक है, यानी जो अजय है, अजय बत्रा उनकी दूसरी पत्नी है, कलकत्ता में रहते हैं। नेक्स्ट जो पात्र है हमारा वह है वकील चाचा। तो वकील चाचा कौन है? अजय और शगुन के वकील हैं, यानी अजय और शगुन का जो तलाक का केस चल रहा है उसके ये वकील हैं, सलाहकार की भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों को सलाह भी देते हैं कि क्यों तलाक ले रहे हो, आपका बच्चा है, आपस में जो मनमुटाव है उसको छोड़िए और आपस में रहिए। लेकिन बाद में ये आपस में नहीं रहते हैं तो उनका तलाक भी जो वकील चाचा हैं वही कराते हैं, और एक दूसरे की जो बातें आपस में शेयर करते हैं वो भी वकील चाचा ही माध्यम बनते हैं। नेक्स्ट है कि टीटू, बिंदा और सन्नो ये बंटी के पड़ोस के दोस्त हैं। जब बंटी की जो मम्मी है यानी सगुन वो प्रिंसिपल जब इस कॉलेज की तरफ से उन्हें एक घर मिला हुआ था तो उसी घर के पड़ोस में टीटू, बिंदा और सन्नो ये बंटू के पड़ोसी दोस्त हैं। ठीक, नेक्स्ट है डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी कौन है? तो शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, शगुन के दूसरे पति हैं। ठीक है, यानी शगुन जो अपनी दूसरी शादी करती है वो डॉक्टर जोशी से ही करती है। फिर है डॉक्टर फिर है प्रमिला। ठीक, प्रमिला कौन है? तो डॉक्टर जोशी की पत्नी है और इसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट है ज्योत और अमी। तो डॉक्टर जोशी के बच्चे हैं, ज्योत और अमी हैं जो डॉक्टर जोशी के बच्चे हैं। बंटी को ज्योत प्यारी लगती है, यानी जब बंटी सगुन के साथ डॉक्टर जोशी के साथ रहने घर पर रहने लगता है तो ज्योत और अमी में जो बंटी है वह ज्योत को ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, यानी ज्योत से ही उसकी ज़्यादा बातचीत होती है, और जो अमी है वह छोटा है, लड़का है। ज्योत यहाँ पर लड़की है और अमी लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट है मीरा। मीरा कौन है? अजय की दूसरी पत्नी है। ठीक है, तो अजय कौन जो मीरा है वो कौन है? तो अजय की दूसरी पत्नी है। हीरालाल कौन है? तो हीरालाल दोस्तों ध्यान रखिएगा जो शगुन है, शगुन के यहाँ पे जब शगुन को कोई काम होता है तो रिक्शा लेकर आ जाता है, यानी रिक्शे वाला है। ठीक है, वो या माली भी कह लीजिए, माली के रूप में भी ये काम करता है। ठीक, रिक्शे वाला और माली। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब तक आपको जो हमने देखा कि पात्र परिचय में हमने सभी पात्रों से परिचय कर लिया है जो मुख्य पात्र हैं। अब हम बात करते हैं इस उपन्यास के कथासार की। जब आप कथासार समझ जाओगे तो आपके पूरा उपन्यास समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए कि तलाक की समस्या पर केंद्रित इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने बाल मनोविज्ञान की मार्मिक परतों को खोला है। यानी यह उपन्यास है, इसकी मेन समस्या क्या है? तो तलाक की समस्या इसमें मेन रूप से दिखाई देती है। तलाक की इस समस्या के केंद्र में बंटी है, यानी जब तलाक होता है, जब पति पत्नी के बीच तलाक होता है तो तलाक की जो सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ता है वो बच्चे को झेलना पड़ता है, क्योंकि तलाक के बाद पति पत्नी का तो अलग-अलग ज़िंदगी हो जाती है, वो तो अपनी ज़िंदगी अलग-अलग सही से सेट कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा है वो अपने आप को सेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो बच्चा है उसका जुड़ाव जितना माता से होता है उतना ही पिता से होता है। जिसके पिता अजय एवं माँ शकुन हैं, यानी जो बंटी के पिता हैं वो अजय और एवं माँ शकुन है। शकुन आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक स्त्री है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जो शकुन है वो आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक स्त्री के रूप में प्रदर्शित की गई है। वहीं अजय अहम भाव से भरा पुरुष है, यानी और जो अजय है उसके अंदर अहम है, थोड़ा थोड़ा अहंकार है, वो ऐसा पुरुष है। दोनों में से कोई रिश्ते को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। वे केवल एक दूसरे के झुकने की प्रतीक्षा करते रहते हैं ताकि एक बड़ा दिल करके दूसरे को माफ कर सके। यानी जो अजय और शगुन है, इन दोनों में आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, उसके बाद ये दोनों अलग-अलग रहने लगते हैं और बात जब तलाक पर पहुंचती है एक मिनट साथियों, छोड़िए। तो बात जब तलाक पर पहुंचती है तो ये एक एक दूसरे में आपस में सोचते हैं कि कब कौन झुके, कब कौन माफी मांगे, लेकिन कोई भी माफी नहीं मांगता और अंत में इनका तलाक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः ये एक दिन दोनों के बीच तलाक हो गया। अजय मीरा नामक एक स्त्री के साथ रहने लगता है और इधर शकुन भी डॉक्टर जोशी से विवाह कर उनके घर चली जाती है।
यानी जो अजय है वह मीरा के साथ रहने लगता है, उसने अपना अलग परिवार बना लिया और जो सगुन है वह भी बाद में डॉक्टर जोशी के साथ विवाह करके रहने लगती है। जोशी के 2 बच्चे उनकी पहली पत्नी से उत्पन्न थे। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर नहीं जचता। वह पाता है कि माँ उसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करती और न ही अपने पास बुलाती है। वह डॉक्टर जोशी के घर खुद को अपेक्षित महसूस करता है। उसे माँ शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ कमरे में सोते देखना अच्छा नहीं लगता। उसे शकुन से घृणा होने लगती है और वह गुस्से में वह अपने पापा अजय को फ़ोन करके कलकत्ता उनके पास आने को कहता है, किंतु वहाँ भी उसे उसे वैसा माहौल नहीं मिलता जैसा वो चाहता था। सौतेली माँ मीरा को भी वह अपना नहीं पाता। अंत में अजय उसे हॉस्टल में दाखिला करा देता है, जहाँ वह अनाथ जैसा जीवन जीने को मजबूर होता है। अजय शकुन के अपने स्वार्थ में बेटे का जीवन पिसता चला जाता है। दोनों में से किसी के पास त्याग भावना नहीं है। बच्चे के लिए कोई भी एक दूसरे की गलतियों को नहीं भूलना चाहता। अंततः बंटी इस खंडित रिश्ते के बीच त्रासदी का शिकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो होता ये है कि शकुन है वो जब डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है, तो फिर वो अपना जो उनका घर होता है, वह घर छोड़ने के बाद जोशी के घर में सेटल हो जाती हैं। तो जब सेटल होने के बाद जो बंटी है उसे वहाँ पर वह घर अच्छा नहीं लगता है और जो शकुन है वह फिर उतना बंटी पर ध्यान नहीं दे पाती। तो बंटी सोचता है कि माँ भी मुझे नहीं चाहती, तो उसे वह घर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर बंटी अपने पिता को फ़ोन कर देता है कि मैं आपके साथ रहूँगा। तो फिर जो अजय है वह बंटी के पिता वह उसे कलकत्ता बुला ले जाते हैं। तो कलकत्ता में भी वह अपने घर पर नहीं रखते और उसे एक हॉस्टल में भेज देते हैं। हॉस्टल में कर देते हैं तो फिर हॉस्टल में भी वह अकेलापन महसूस करता है, उसे अच्छा नहीं लगता और अंत में उसका यहीं पर उपन्यास हमारा खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कथा आपको समझ आई होगी। अब देखते हैं हम भूमिका, उपन्यास में ये भूमिका दी हुई है, तो भूमिका को हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले है जो भूमिका है वो किस रूप में लिखी गई है, तो जन्मपत्री बंटी की, यानी जो मन्नू भंडारी हैं उन्होंने जब ये उपन्यास की भूमिका लिखी तो किस रूप में लिखी हुई है, जन्मपत्री बंटी की। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा कि वह बांकुरा की एक सांझ थी, यानी बांकुरा मैंने बताया था ना कि जो बांकुरा है इस जो स्थान है इसका वर्णन आया हुआ है कि वह बांकुरा की एक सांझ थी, अचानक ही पी का फ़ोन आया, तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो। बांकुरा में मैं उस ज़रूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी। रेस्टोरों के रेस्टोरेंट की भीनी रोशनी में मेज पर आमने-सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। यानी जो पी है वह कौन है? तो वो बंटी के पिता यानी अजय हैं। ठीक? नेक्स्ट देखिए कि तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली। मैं बहुत नहीं चाहता कि अब वह वहाँ एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसीलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊँगा। अब से वह यहीं रहेगा और फिर वे देर तक यह बताते रहेंगे बंटी से उसे कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहाँ रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? यानी जो बंटी के पिता हैं शकुन, जो बंटी के पिता हैं अजय, वह कह रहे हैं कि अब जो शगुन है उसने अपनी दूसरी शादी कर ली है और जो बंटी है उस पर वह वहाँ पर सही से नहीं रह पाएगा या उसे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ठीक? तो जो मन्नू भंडारी हैं वो कह रही हैं कि आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में 2-1 बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं हैं। यानी जो बंटी के पिता हैं अजय, वो कभी-कभार उससे मिलने आया करते थे, साल में 1-2 बार। तो इसीलिए जो मन्नू भंडारी हैं वो कह रही हैं कि बच्चा पहले से ही अपनी माँ के साथ रहा है, तो वह माँ के साथ ही अभ्यस्त है, तो उसे उन्हीं के साथ रहने दो। जबकि माँ के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्र होकर रहा है, इस नाजुक उम्र में वहाँ से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी कभी कुछ दिनों के लिए, यानी बंटी है वो अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्म पत्री बनाई।
उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका, लगभग 6 महीने के बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में, यानी एक घटना और दिखाई है जो मन्नू भंडारी है इसी प्रकार से, जो बंटी की हालत है इसी प्रकार से, कि नई माँ और पिता के बीच एक बालिका, लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमा चौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चिंत। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वो अपनी नई माँ की ओर देखती है। यानी जो मन्नू भंडारी जी हैं, उन्होंने एक बार दृश्य प्रस्तुत किया है कि बंटी की हालत को समझाने के लिए, कि एक बच्ची है, तो उसकी माँ नहीं है और वो अभी अपनी दूसरी माँ के साथ रहती है। तो सभी बच्चे खेल रहे हैं, तो उस खेल में जब जो वो लड़की है, जो बालिका है, वह जैसे ही सोफे पर चढ़ने को होती है, तो एकदम से उसे अपनी जो नई माँ है, उसका ध्यान आ जाता है, कहीं ये मुझे डाँट ना दें, और वो उनकी तरफ देखने लगती है। तो माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थीं, पर उन अनदेखी नज़रों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहमकर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकला, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है, तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी, वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र, सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। ठीक है। अब उन्होंने एक और दृश्य दिखाया हुआ है जिसमें माँ है और जो बंटी है, और बंटी बंटी की माँ जो शगुन है वह है। ठीक। तो देखिए कि मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ, रखती हूँ कमरे में प्रवेश करती हूँ, तो चौंकने वाला दृश्य सामने आता है, चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थीं? किसके साथ गई थीं? क्यों गई थीं? मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहता। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती रहती हैं, लेकिन उस वातावरण के दमघोंटू तनाव में वहां फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। और जो मन्नू भंडारी हैं, वह साथ ही इस उपन्यास में ये बात भी जोड़ती हैं कि जो बंटी की हालत है, यानी जो तलाक होता है, तो ऐसे तलाक तो बहुत होते हैं और न जाने कितने बंटी इस प्रकार से हमारे समाज में जी रहे हैं। ठीक। देखिए कि अलग-अलग संदर्भों में, अलग-अलग स्थितियों में, यानी आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग-अलग संदर्भों में, अलग-अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, वह यह कि सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती हैं, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग-अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलित और उच्छ्वसित ही किया था। लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ, तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। समाज की दिनों-दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप से जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इसके बाद ही स्थितियों को अब देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्ते भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया, तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्ययन सरत्वंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता।
यानी जो मन्नू भंडारी हैं वह कह रही हैं अब ये जो बंटी की समस्या है, इस समस्या को वो समाज के अन्य उपमान हैं उन पर देख रही हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और सगुन से हैं। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और सगुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही सामने आए। यानी जो बंटी की स्थिति है, अब वो सोच रही हैं कि बंटी की स्थिति ऐसी क्यों हुई, किस प्रकार से हुई, उसके पीछे क्या समस्याएं रहीं, क्या कारण रहे, तो उसका ही वो बता रही हैं। तो देखिए कि यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुषों के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है, उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है, क्योंकि सगुन अजय के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। ठीक है दोस्तों, इन पंक्तियों को समझिए। जो मन्नू भंडारी जी कह रही हैं कि जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं, तो जैनेन्द्र कुमार जी ने जो स्त्री पुरुषों के संबंधों को एकांतिक दृष्टि से देखा है, यानी अलग अलग करके देखा है। स्त्री के जो जो स्त्री की समस्या है वो अलग है, पुरुष की समस्याएं अलग हैं, इन दोनों को उन्होंने अलग अलग देखा हुआ है। तो भारत जी कहते हैं कि ये जैनेन्द्र जी का तरीका सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक और दृष्टिकोण है जो उनका बच्चा होता है। क्योंकि ये स्त्री पुरुष तो एकदम से अलग हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चा है वह अलग नहीं हो पाता, और वो एक के साथ अपना जो बच्चे को जैसा परिवेश मिलना चाहिए वह उसे नहीं मिल पाता। इन सब के बीच बच्चा ही पिसता है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूंकि वह सगुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। नेक्स्ट देखिएगा कि सगुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। यानी जो सगुन है, सगुन को जो वो हैं मन्नू भंडारी, उनका परिचय कैसे कराती हैं सगुन का, कि सगुन है वह ऐसी नहीं है कि अपने जो जीवन के सुख हैं यानी जो अपने जीवन से जुड़े हुए जो उसके स्वार्थ हैं उन सबको वो त्याग दे और बंटी पर ही ध्यान दे, यानी बंटी के अब जीवन के बारे में सोचे। तो वही कह रही हैं कि सगुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि वह स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही सगुन को इसका वर्तमान रूप देता है। ठीक है, यानी जो सगुन की मेन समस्या है, एक तरफ वो माँ है और एक तरफ उसके जो आपसी, एक तरफ वो नारी है, यानी एक तरफ जो नारी की वजह से उसकी जो पर्सनल जो ज़रूरतें होती हैं, यानी जो उसकी अपनी एक दुनिया होती है, और एक तरफ वो माँ है, यानी एक तरफ उसे माँ के दायित्व भी निभाने हैं। तो इन दोनों का द्वंद्व ही जो सगुन है उसका वर्तमान रूप उसे देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास में नहीं आ गई हैं। वे सगुन के जीवन को की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोधों को उजागर करती हैं। अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुद्र पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खो जाती है। सगुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती है, या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो, उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है तो कभी अपने एकाकी जीवन के आधार के रूप में। मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। नेक्स्ट है कि जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी-कभी बड़ी विरोधी प्रेरणा निरंतर सक्रिय रहती हैं। दोस्तों, ये मन्नू भंडारी जी की बहुत ही अच्छी लाइन है, क्योंकि जब हम अपने आप से भी जोड़कर देखें, जब हम अपने जीवन में कोई समस्या आती है, तो उस समस्या का जब हम विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसमें कोई एक दो ही जो स्थितियां हैं, जो शक्तियां हैं, वो काम कर रही हैं। लेकिन आप अगर सोच के देखो तो आपके जीवन से भी बहुत लोगों के जीवन जुड़े हुए हैं। बहुत आप ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही लोगों से आपका संबंध हो, आपका सब लोगों से अलग-अलग संबंध है, आपके अलग-अलग दायित्व हैं, आपको उन सभी को देखना चाहिए, ठीक है? तो वही बात है
कि जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। यानी जिंदगी ऐसे नहीं चलती कि एक ढर्रे पर चलती रहे या एक ही रास्ते पर हमें चलना हो। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी-कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। यानी जो शकुन है और अजय है, इन दोनों की भी वास्तविकताएं यही हैं। नेक्स्ट है कि शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी, न ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही करते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखक की समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। यानी बंटी ने यह जो मन्नू भंडारी जी हैं, उन्होंने यह बात यहीं पर स्पष्ट कर दी है भूमिका में। दोस्तों, ये भूमिका की मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न में पूछी जा सकती हैं कि पात्र अपनी अपनी दृष्टि में संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही करते रहेंगे, लेकिन जो लेखक की दृष्टि है वह किसी से पक्षपात नहीं करे, वह उसे जैसा है वैसा ही स्वाभाविक दिखाए। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, सगुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही है। इस ट्रेजेडी की त्रास को सबसे अधिक भोगता है। यानी इस सब में ये जो पूरी कथा चल रही है, यानी जो सगुन और बंटी के जीवन की जो कथा चल रही है, इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई बेगुनाह है और कम जिम्मेदार है, यानी जिसकी जिम्मेदारी नहीं है, और बंटी की इसमें क्या जिम्मेदारी है भाई? वो तो बच्चा है, वो आप दोनों का प्रेम हुआ, उससे बच्चा उत्पन्न हुआ, और उसमें बंटी की क्या जिम्मेदारी है? लेकिन झेलता इस सबको सबसे ज्यादा बंटी ही है। ठीक है। सगुन अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। सगुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए प्रतिरोध, चुनौती, सहानुभूति और मानवीय के केंद्र सिर्फ वे करुणा ही लोग पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए कि बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पत्तों पर नहीं पहुंचा है। ठीक। अब जो मन्नू भंडारी हैं, उन्होंने बाद में ये भी निवेदन किया हुआ है कि इसे अगर कोई पाठक पढ़ता है तो उसे वो समझना चाहिए, अगर उसके आंसू निकलते हैं बंटी की जो परेशानी है उसे देख करके, तो वाकई में ये सही उपन्यास है, यानी सही पते पर ये उपन्यास पहुंचा है, यानी सही पाठक के हाथ में पहुंचा है। ठीक। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस उपन्यास से जो प्रमुख उद्धरण आ सकते हैं, यानी प्रमुख पंक्तियां या संवाद आ सकते हैं, तो वो ये है। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो भूमिका है उसी से लिया हुआ है कि सगुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध, चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जब तक आंखें खुली हैं, नजर कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और न जाने कहां कहां के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं आंखों के सामने। परी लोक की परियां और पाताल लोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने आती हैं निकल जाती हैं। बड़ी खातिर करना सीख गया है, तू तो एकदम ही बड़ा समझदार हो गया है लगता है। यानी ये जो पहली पंक्ति है, ये जो बंटी है उसके संबंध में है कि बंटी अपने सपने में या अपनी उसके दिमाग में यही सब चलता रहता है। और जो दूसरी पंक्ति है कि बड़ी खातिर करना सीख गया, तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया है। तो ये वकील चाचा कहते हैं बंटी के संबंध में, जब वो कलकत्ते से मिलने के लिए आते हैं शगुन से, तब। ठीक। नेक्स्ट है
कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है सगुन, कलाकार बनेगा, देखो ना इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। तो ये वकील चाचा ही कहते हैं सगुन से। नेक्स्ट है कि मैं क्या जानता नहीं इसीलिए तो कह भी दिया, कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता, अजय ने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया है, कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना, मैं कचहरी में जमा करके जल्दी ही कोई तारीख देने के लिए आपको बताऊंगा। तो जो वकील चाचा हैं जब वो शगुन से मिलने आए हुए हैं तो उन्होंने समझाने की पहले कोशिश की है कि कोई बात नहीं, जीवन में गलतियां होती रहती हैं, तो उसी बात को वो समझा रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट कथन है कि अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि यह सब कुछ जान ले, आखिर कब तक इससे छिपा कर रखा जा सकता है। अब इसके मन में यह बात बहुत घुमड़ने लगी है आजकल। तो ये सगुन है वो वकील चाचा से कह रही हैं। तो ये जो कथन है ये उस समय का है जब जो वकील चाचा हैं और जब वो मिलने के लिए आते हैं तो वो और उसकी माँ आपस में बात करते हैं। तो बंटी सोचता है कि मेरे पापा क्यों नहीं आते, ये प्रश्न उसके दिमाग में आने लगे हैं। साथ ही वो सोचता है कि चाचा जब भी आते हैं तो माँ उदास हो जाती हैं, ऐसी क्या बात लेकर आते हैं, ऐसी सूचना क्या लेकर आते हैं चाचा कि जिससे माँ उदास हो जाती हैं। ठीक है, तो उन बातों को बंटी है वो छिप छिप कर सुनता है। तो जब सगुन उसे देख लेती है और वो जो बंटी जो चाचा हैं वकील चाचा वो देख लेते हैं, तब जो सगुन है वह कह रही है कि जल्दी ही इसे सब कुछ पता चल जाए तो ही अच्छा है। ठीक। नेक्स्ट कथन देखिए कि शगुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे ठहर गया था, यूं घड़ी की सुई तो बराबर ही चलती थी। रोज सवेरे पीछे के आंगन से घूमकर धूप सारे घर को चमकाती दमकाती दोपहर को लॉन में फैल पसर कर बैठ जाती और शाम को बड़ी अलसाई सी धीरे धीरे सरकती हुई पीछे की पहाड़ियों में छिप जाती। नेक्स्ट है कि शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल शान ही चढ़ाई थी। समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक एडजस्टिंग अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था, वरन एक दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से। तर्कों और बहसों में दिन बीतते थे और ठंडी लाशों की तरह लेटे लेटे दूसरे को दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में रहते। भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब ही लड़ाई थी वह भी, जिसमें दम साधकर दोनों ने हर दिन प्रतीक्षा की थी कि कब सामने वाला की सांस उखड़ जाती है और वह घुटने टेक देता है। तो ये दोनों की कहानी है अजय और जो शगुन है उनके बीच की, कि दोनों ने कभी इतना सोचा ही नहीं कि एक पक्ष झुक जाए। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह दृढ़ हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं पहले झुकूं, तो उसी को दिखाया गया है। बल्कि वो जब भी कोई बात होती है तो हो सक लगता है कि अब एक नया हल निकलेगा, यानी आपसी संबंध बनेगा, लेकिन फिर वो आपस में एक नया रूप ले लेता है, जिससे कि फिर वह खड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ करके उसे स्वीकार कर ले, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को निरे शून्य में बदल कर। नेक्स्ट है कि एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गई है, ऊपर आ पहुंचे का संतोष भी तो नहीं है, ढकेल दिए जाने की विवश कचोट भर है। यानी जब उनका तलाक हो जाता है तो ये सगुन अपने मन में सोच रही है। ठीक। और नेक्स्ट देखिए कथन। नेक्स्ट कथन है कि चीजों को सही तरीके से लेना सीखो सगुन, मैं जानता हूं कि तुम्हें इस बात में तरह तरह की गंध आ रही होगी। जिस स्थिति में तुम हो उसमें यह स्वाभाविक भी है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं है। तो जो वकील चाचा हैं वो उनसे कह रहे हैं शगुन से कि चीज़ों को सही तरीके से लेना सीखो। ज़रूरी थोड़ी है अगर कोई घटना आपके साथ एक बार गलत हो जाती है, एक कदम आपके साथ गलत उठ जाता है आपसे, तो आगे के सारे कदम गलत ही उठेंगे। कोई गलत व्यक्ति मिल भी जाता है तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करिए, मतलब नए फिर से जीवन को शुरू कीजिए और आप भी अपना जीवन बनाइए। नेक्स्ट है कि और इस स्थिति की दो ही परिणतियां हो सकती हैं होंगी, या तो तुम उसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उस पर हावी होने की कोशिश करोगी, और या फिर अपने को बहुत ही उपेक्षित और अपमानित महसूस करोगी। उस समय तुम्हें यही लगेगा कि जिसके पीछे तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद की वह अब तुम्हें ही भूलकर अपनी जिंदगी जीने की बात सोच रहा है,
उस समय तुम्हें बुरा लगेगा। आज अजय को लेकर तुम्हारे मन में जो कटता है, हो सकता है वही फिर बंटी को लेकर हो, और आज से 10 गुना ज़्यादा हो। तो वकील चाचा हैं वो बंटी के संबंध में ये बात शगुन से कहते हैं कि बंटी को तुम अपने से थोड़ा दूर रखा करो, उसे थोड़ा और भी जो रिश्ते हैं और भी जो समाज है उसमें ढलने दो, उसे इतना अपने पास लगाकर मत रखा करो, ठीक है? तो उसी यही बात वो कह रहे हैं। नेक्स्ट कथन देखिए। नेक्स्ट कथन है कि देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे ही वैसे जिद्दी और डीठ होता जा रहा है। अच्छा है भद्द उड़वा सबसे बीच मेरी। तो ये शगुन बंटी से कहती हैं। नेक्स्ट है कि हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है। इस वक्त बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दानगी जिनमें नहीं होती वह ऐसे ही मर्दानगी दिखाते हैं। अनबन किसमें नहीं होती तो क्या ब्याही औरत को यूं छोड़ दिया जाता है। तो ये फूफी हैं वह बंटी के संबंध में कहती हैं, यानी बंटी जब उन्हें एक बार परेशान कर रहा होता है और तभी वकील चाचा मिलने के लिए आए हुए हैं उन्हीं दिनों में। तो जब ये बात फूफी को पता चलती है, तो फूफी मैंने आपको बताया ना कि जो बंटी के यहाँ पर ये रसोइया का काम करती हैं और बंटी के घर का काम भी संभालती हैं, तो यही वो कह रही हैं, ठीक है? जब उन्हें पता चलता है कि अजय और उसकी जो शगुन है उनका तलाक होने वाला है तब। नेक्स्ट है कि तब तो बाहों ने बंटी को उसे अपने में समेटा। बिना जरा भी विरोध किए वह इस प्रकार से सिमट गया मानो बड़ी देर से इसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक बार मन हुआ कि गले में बाहें डालकर चिपक जाए, पर हिलना तो दूर सांस लेने की हिम्मत नहीं है इस समय उसमें। पर आज 4 लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ। तो एक बार ऐसा होता है कि जो जो बंटी है, तो बंटी एक बार घर पर होता है और तभी शगुन डॉक्टर जोशी को बुलाती है और घर पर डॉक्टर जोशी और उनके बच्चे अमी और जोत मिलने के लिए आते हैं। तो बंटी के जो खिलौने होते हैं उनसे जो डॉक्टर जोशी का बेटा है अमी वो खेलने लगता है, तो बंटी उससे अपने खिलौने ले लेता है और उसके एक झापड़ भी मार देता है। तो इसी वजह इस घटना के बाद जो शगुन है वो बंटी के संबंध में कह रही है। नेक्स्ट है कि तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे ऊधम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना ज़रूर सिखा दिया है। तो ये जोशी हैं, वह शगुन से कहते हैं बंटी के संबंध में, ठीक? नेक्स्ट है कि अच्छा क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती, और आती है तो क्यों? तुम क्या कहोगे? तो ये शकुन है जो जोशी से कहती हैं। नेक्स्ट है कि यह बंटी का रवैया तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते वह बहुत पजेसिव हो गया है। वह किसी और को तुम्हारे साथ नहीं देख सकता। तुम किसी और को बाप के रहते यह बिना बाप का हो रहा, माँ के न होने जाए। जोशी शकुन से। तो दोस्तों ये देखिए कि जो पहली पंक्ति है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डॉक्टर जोशी हैं वह शकुन से कहते हैं, और जो यहाँ से जो पंक्ति है कि बाप के रहते यह बिना बाप का हो रहा है, माँ के बिना यह बिना माँ का न रह जाए। तो जब जो शगुन है जब वो शादी का फैसला ले लेती हैं डॉक्टर जोशी से, तब जो फूफी हैं वो शगुन से कहती हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि ऐसा ही होता है बहूजी, ऐसा ही होता है अपने बोए सींचे पौधे से, ऐसा ही मोह होता है बिल्कुल संतान जैसा, जहाँ एक बार लगाओ वहां से उखाड़ा नहीं जाता। तो ये माली है, तो माली कहता है शगुन से, ठीक। जो ऐसा होता है कि एक पौधा है वह बगीचे में लगा हुआ होता है, तो उसे बंटी पानी वानी देता है। तो जब शगुन को अपना घर बदलना होता है तो वह कहती हैं कि ये बंटी का पौधा है तो इसे आप वहाँ पर लगा देना। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये अब नहीं उखाड़ के लगाया जा सकता। तो उसी के संबंध में है, ठीक। और नेक्स्ट है वो देखिए कि इस देश में 3 भी नहीं, 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, तीसरा बच्चा फालतू बच्चा। तो ये तीसरा बच्चा कौन है? तो ये बंटी अपने संबंध में सोचता है, ये डॉक्टर जोशी कहते हैं अपने घर पर, ठीक।
जब वो क्लिनिक में काम कर रहे होते हैं तो किसी मरीज को देख रहे होते हैं, तो तब वो कहते हैं और उसे बंटी सुन लेता है। तो बंटी कहता है कि 2 बच्चे तो डॉक्टर जोशी के हो गए, एक जोत हो गई, एक अम्मी हो गया, अब तीसरा बच्चा हूँ मैं, यानी बंटी, और मैं ही फालतू हूँ। नेक्स्ट देखिए कि ठीक है बेटे, तू वहीं चला जा, तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं, अब मैं भी नहीं रोकूंगी। जब तू ही खुश नहीं तो आखिर अपने पापा से कम जिद्दी तो तू भी नहीं। तो ये शगुन है, जब जो बंटी है जब डॉक्टर जोशी के घर पर नहीं रहता है तो बंटी कहती है कि ठीक है, अगर तू पिताजी के साथ रहना चाहता है तो वहीं पर चला जा। नेक्स्ट है कि सब लोग केवल उससे चाहते ही हैं और वह उनकी चाहनाओं को पूरित रहे, यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। बस वह कुछ न चाहे, जहाँ चाहती है वहीं गलत क्यों हो जाती है, ऐसा अनुचित असंभव भी तो उसने कुछ नहीं चाहा। एक सहज सीधी जिंदगी जिसमें रहकर वह कम से कम यह तो महसूस कर सके कि वह जिंदा है, केवल सूरज डूब उगकर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास न कराए, उसके अतिरिक्त भी कुछ हो। तो ये शगुन है जो अपने संबंध में सोच रही है। नेक्स्ट देखिए कि ये तो सूखेगी ही, उस जमीन के खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूख कर झड़ जाएंगी, फिर नई पत्तियां फूटेंगी, जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं, और उसने खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को झाड़ दिया था। तो ये माली है, जब पेड़ को लेकर आता है तो उस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सूख सी जाती हैं, तब वो कहता है ठीक। अब अंतिम कथन है वह देखिए कि मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ घर में रहने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में, और ये अजय है जो मीरा से कह रहा है कि जब मीरा कहती है, उन जो अजय की दूसरी पत्नी है यानी बंटी की दूसरी माँ, तो जब वो कहती है कि इसे घर पर ही रहने दो, तब वो कहता है कि नहीं, इसे हॉस्टल ही भेजना है, वह यहाँ पर भी नहीं रह पाएगा। ठीक। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो आपका बंटी उपन्यास है वो समाप्त हुआ। तो कैसा लगा आपको उपन्यास? एक बार कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइए। अगर आप ने निश्चित मानिए, अगर आपने इतना उपन्यास पढ़ लिया तो कोई भी प्रश्न आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।